मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक बड़े सरमायाकार हैं, आपका काम मुख्तलिफ़ कारोबारों, सनतों और स्टार्टअप्स में सरमायाकारी है। आपके एक पुराने दोस्त हैं और उस दोस्त का बेटा अपने कारोबार में आपकी सरमायाकारी चाहता है। दोस्त आपके सामने बेटे और उसके कारोबार की भरपूर सिफारिश करता है। आप दोस्त के बेटे को भी जानते हैं, बच्चा भी निहायत मुअद्दब, मेहनती और अपने काम का माहिर है। आप 2-4 मुलाकातों के बाद उसके प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए राजी हो जाते हैं और आप अपने दोस्त को साथ लेकर उसके दफ्तर पहुंच जाते हैं। नौजवान के दफ्तर की लोकेशन भी अच्छी है और दफ्तर भी, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो अंदर लड़ाई चल रही होती है। कंपनी के 3 पार्टनर हैं और तीनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। दफ्तर में कुर्सियां और मेजें चल रही हैं, लाइट्स तोड़ी जा रही हैं। आप ये मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं। आपके दोस्त का बेटा आपको फौरन पकड़कर साथ वाले कमरे में ले जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक करता है, आपकी खिदमत शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान उसके पार्टनर बाहर से दरवाजे को ठुड्डे मारने लगते हैं। आप अंदर बैठकर उनकी गालियां भी सुनते हैं, उनकी शिद्दत और नफरत को भी महसूस करते हैं। आपका दोस्त और उसका बेटा दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। वो जी जान से आपकी खिदमत करते हैं, आपको वो दोनों बहुत अच्छे भी लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उनकी खिदमत और उम्र भर की दोस्ती के बावजूद उस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे? ये सरमायाकारी हो भी 30-40 अरब डॉलर। मुझे यकीन है आपका जवाब ना होगा। आप अपने दोस्त का एहतराम करेंगे, उसके बेटे से भी शफकत और मोहब्बत से पेश आएंगे, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरेंगे। ये जब भी आपके पास आएगा आप उसे मिलेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसे 2-4 मिलियन डॉलर भी दे देंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तो आप साफ इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उस कंपनी में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। उससे कहीं बेहतर है आप ये रकम सीधी कुएं में फेंक दे। सऊदी अरब भी इस वक्त हमें यही बता रहा है। हमें तवक्को थी सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आएंगे, मुल्क में सरमायाकारी का वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसका वादा बरादर इस्लामी मुल्क ने हमसे किया। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा आगे से आगे टलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के खुफिया इदारों का ख्याल है पाकिस्तान अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ। मुल्क में पार्टनर्स की जंग जारी है, लिहाजा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं और उनकी ये राय गलत भी नहीं। आप खुद सोचिए, आप अगर खरबपति हों या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हों तो क्या आप एक ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करेंगे जिसके एक सूबे का वजीर आला वफाकी दारुल हुकूमत पर कब्जे और बिजली सप्लाई के दफ्तर पर दावा बोलने की धमकी दे रहा हो, जिसमें अपोजिशन हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार कह रही हो और वो इसे सिरे से मानने के लिए तैयार ना हो, जिसमें इमरान खान ज्यादा वोट लेकर जेल में बैठा हो और वहां से आर्मी चीफ को क्यामत तक पीछा करने की धमकी दे रहा हो, जिसमें साबिक वजीर आजम पर घड़ी, हार और साइफर का केस चल रहा हो और उसका एक तर्जमान टीवी पर बैठ के कह रहा हो हमारी हुकूमत की तब्दीली में सऊदी क्राउन प्रिंस का हाथ भी था, जिसमें 9 मई जैसा वाकया हुआ। रियासत साल गुजरने के बावजूद मुजरिमों का तयन नहीं कर सकी और न किसी को सजा दे सकी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही हूँ। इन सब के साथ साथ बलूचिस्तान में पंजाबियों को गोलियां मारी जा रही हूँ, दहशतगर्दी आम हो, जजों की पकड़ियां फुटबॉल बनाकर उनके साथ खेलने की धमकियां दी जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट 57,000 मुकदमात की गठरी पर बैठकर सियासी मुकदमों के फैसले कर रही हो। सियासतदान रोज अदलिया को आंखें दिखा रही हूँ। इस तमाशे के साथ साथ पार्लियामेंट हाउस पे रोज रोज दुनिया माँ बहन की गालियां सुन रही हो। मुर्दों को कब्रों से निकालकर फांसी देने का ऐलान देख रही हो। आप खुद बताएं, अगर आप प्रिंस मोहम्मद सलमान हो तो क्या आप इस मुल्क में सरमायाकारी करेंगे? नहीं करेंगे। चुनाचा हमें हमाकत की नींद से जागना होगा और किसी एक ऐसे शख्स या अहदेदार को आगे बढ़कर बाप का किरदार अदा करना होगा जो सबको इकट्ठा बिठा सके। अगर चीफ जस्टिस ये कोशिश कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाकर फ्रेमवर्क तय करें, माजी की गलतियों को दफन कर दें और सब मिलकर आगे का सफर शुरू कर दे तो शायद सफर कटना शुरू हो जाएगा, वरना हम मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़े हैं। नीचे लावे का तालाब है, हम उसके किनारे किनारे चल रहे हैं, साथ एक दूसरे को कोनियां भी मार रहे हैं। ये मामला आखिर कितनी देर चलेगा? मुल्क की हालत ये है, वज़ीर आज़म ने 2 दिन कबल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई। उसके 8 मेंबर, जिनमें से 5 बिजनेसमैन और उन 5 के अपने मफादात हैं। काउंसिल में जहांगीर तरीन, हुंडा अटलस के मालिक साकिब शिराजी, मियां मंशा के भांजे और निशात चूनिया लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव शहजाद सलीम, गुल अहमद ग्रुप के मालिक हाजी बशीर अली के साहिबजादे जैद बशीर, इंटरलूप के चेयरमैन मुसद्दिक जुल्कुरनैन, लामज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाज बनी, सॉफ्टवेयर कंपनी सिस्टम लिमिटेड के सीईओ आसिफ पीर और पाकिस्तान में मैकेंजी के सीनियर पार्टनर सुलेमान अहमद शामिल हैं। ये तमाम लोग बड़े नाम हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिलाशुबा इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है उनका हुकूमत से ठीक ठाक मौशी मुफाद
वाबस्ता है। मसलन 8 में से 4 मेंबर्स के बिजली पैदा करने के कारखाने हैं। जहांगीर तरीन चीनी के सेक्टर के सबसे बड़ी खिलाड़ी होने के साथ बिजली भी पैदा करते हैं। ये बेशक एक विजनरी इंसान है और उनके मशवरे मुल्क और हुकूमत के बहुत काम आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुल्क को फायदा पहुंचाते हुए अपना नुकसान करेंगे? क्या ये अपनी शुगर मिल्स बंद करा लेंगे? शुगर मिल के वेस्ट बगास से बिजली पैदा करने का कारखाना बंद कर देंगे। साकिब शराजी भी पावर प्लांट के मालिक हैं। ये होंडा गाड़ियां भी बना और बेच रहे हैं। उन्होंने आज से 25 साल कबल हुकूमत से वादा किया था, हम गाड़ियां मुल्क में प्रोड्यूस करेंगे, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। चुनाचा हुकूमत के साथ उनका फड्डा चलता रहता है और ये इस वक्त इस काउंसिल के मेंबर हैं जिसने बराह रास्त वज़ीर आज़म को मशवरे देने हैं। क्या ये हुकूमत को अपने खिलाफ मशवरे देंगे? ये पावर प्लांट भी चला रहे हैं। शहजाद सलीम भी पावर जनरेशन टेक्सटाइल के बड़े खिलाड़ी हैं। क्या ये भी IPPs और टेक्सटाइल सेक्टर के खिलाफ पॉलिसी बनने देंगे? जैद बशीर गुल अहमद ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यह हाजी बशीर के साहिबजादे हैं। एक तरफ पावर प्लांट के मालिक हैं, दूसरी तरफ उन्होंने दुबई में भारी सरमायाकारी से टैक्सियों की कंपनी बनाई है जिसमें इस वक्त लगभग 1000 गाड़ियां हैं। क्या ये भी IPPs के खिलाफ पॉलिसी बनने देंगे या ये दुबई में 1000 गाड़ियों की कंपनी बनाकर हुकूमत को मुल्क में सरमायाकारी का प्लान बनाकर देंगे? एजाज बरी लम्स के प्रोफेसर है, कितनी बड़ी तोप है। आप लम्स के प्रोफेसर और तालिब इल्मों से पूछ लें। सुलेमान अहमद की कंपनी मैकेंजी FBR की डिजिटलाइजेशन कर रही है और इस कारोबारी समझौते के साथ वज़ीर आज़म की एडवाइजरी काउंसिल में भी शामिल हैं। ताहम कमेटी में 2 लोग बहुत अच्छे सेल्फलेस भी हैं, मुसद्दिक जुल्कुरनैन और आसिफ पीर। मुसद्दिक जुल्कुरनैन जराबों की सबसे बड़ी कंपनी इंटरलूप के चेयरमैन है और उनका हुकूमत के साथ बज़ाहिर कोई टकराव नहीं। ये विजनरी इंसान भी हैं। आसिफ पीर सिस्टम लिमिटेड के CEO हैं। इस कंपनी में अरब मुल्कों ने सरमायाकारी कर रखी है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसका भी हुकूमत के साथ कोई टकराव नहीं, लेकिन जो बाकी 6 लोग हैं ये बराह रास्त हुकूमत और हुकूमत बराह रास्त इनसे मुतासिर होती है। चुनाचा हुकूमत ने दूध की मुशावरत के लिए 6 बिल्ले रख दिए हैं। मैं बिजनेसमैनों का हिमायती हूँ। मैं दिल से समझता हूँ अगर मुल्क में बिजनेस चलेगा तो ही मुल्क चलेगा, बिजनेस बंद तो मुल्क बंद। लेकिन इसके साथ साथ माली मुफादात का टकराव भी दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप रीच को शहर की हिफाजत का जिम्मा सौंपेंगे तो ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके बावजूद तजुर्बा करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी करके फरागोगी को भी इस काउंसिल में शामिल करने। इस बीबी की ग्रोथ उन सबसे ज्यादा थी। फरागोगी ने सिर्फ एक निकाह कराकर खरबों रुपए कमाए थे। चुनाचा इससे अच्छा बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? आप इसे भी काउंसिल में ले लें। मेरा ख्याल है ना सिर्फ मुल्क को 2 मामी कदमों पर खड़ा कर देगी बल्कि वज़ीर आज़म को भी मुर्शद बना देगी।